हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। आज के स्टूडेंट इस वीडियो में हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य का इतिहास बताया गया है। स्टूडेंट, हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य के इतिहास के क्वेश्चंस कई बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड की हिंदी सिलेबस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस समझाए गए हैं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहला काम इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के इतिहास को समझाया गया है। हिंदी के इतिहास से मतलब हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। तो स्टूडेंट, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो पद्य है, काव्य है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से इसने जो है अपना प्रारूप स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, इसके इतिहास से स्टार्ट करते हैं। हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। सबसे पहली चीज़ क्या याद करनी है कि कितने भागों में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को बांटा गया। तो पद्य साहित्य के इतिहास को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो भाग था उसको हम लोग जानते हैं आदिकाल के नाम से। स्टूडेंट, कभी कभी ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो कई बार क्वेश्चंस कुछ ऐसा भी पूछा गया है बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर में कि आदिकाल के कौन कौन से अन्य नाम भी हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आदिकाल के अन्य नाम, जिसको हम लोग जानते हैं वीरगाथा काल नाम से, और बीजोपन काल जिसको कहते हैं, और साथ में संचय काल भी इसी काल का एक अन्य नाम है। तो स्टूडेंट, क्लियर हो गया। कभी कभी क्वेश्चंस आप लोगों से इस तरह के घुमा के भी आ सकते हैं कि वीरगाथा काल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या वीरगाथा काल के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट, यहाँ काव्य की बात हो रही तो सभी कवि ही चलेंगे। तो अब बात करते हैं, सबसे पहला जो काल है हिंदी पद्य साहित्य का, वो क्या है? आदिकाल। दूसरा काल है भक्ति काल, जिसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं। इनके जो उपनाम है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो भक्ति काल का एक और अन्य नाम है जिसको हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं, और साथ में स्वर्ण काल इसका प्रसिद्ध नाम है। अब बात करते हैं थर्ड, जिसको हम लोग रीतिकाल से संबंधित युग के नाम से जानते हैं, रीतिकाल, और साथ में इसको हम उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। और अंततः जब हिंदी गद्य की शुरुआत हुई थी तो अब ये समझना है कि आधुनिक काल, जो कि गद्य साहित्य का इतिहास की शुरुआत माना जाता है यहीं से, तो आखिरी जो पद्य साहित्य का इतिहास है उसका जो काल है, जो इस समय चल रहा है, उसको बोलते हैं आधुनिक काल। इसी आधुनिक काल में गद्य साहित्य की रचना या फिर कह लें नींव पड़ी। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं 1 बाय 1 सभी कुछ समझने की। तो बात करते हैं हिंदी पद्य साहित्य के या फिर हिंदी काव्य साहित्य के सबसे पहले काल आदिकाल के। आदिकाल की जो शुरुआत हुई थी वो कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो इसको भी समझ लेते कि 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक ये काल चला था। अब इसके जो प्रमुख जो प्रसिद्ध जो कवि थे, या फिर ये कह लें कि इसकी जो प्रसिद्ध रचना थी, उस रचना का नाम था पृथ्वीराज रासो, क्योंकि मुख्यतः यहाँ पर सारे रासो ग्रंथ लिखे गए थे। पृथ्वीराज रासो जो कि लिखी गई है चंद्रबरदाई के द्वारा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आदिकाल से संबंधित कई रचनाएं भी आपसे पूछी जाती हैं बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर में। तो स्टूडेंट, पहला काल आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि पहला काल आदिकाल है। इसके अन्य नाम वीरगाथा काल, बीजोपन काल, संचय काल, और इसकी जो समय सीमा है वो 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। और प्रमुख ग्रंथ जो इसका है वो पृथ्वीराज रासो, और किसने लिखा? ये चंद्रबरदाई ने। अब बात करते हैं सेकेंड काल की। सेकेंड का मतलब यहाँ पर भक्ति काल की बात हो रही है। अब भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि भक्ति काल में ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं लिखी गई थी। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं लिखी गई थी। अब इसकी जो समय सीमा है वो मानी जाती है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। अब बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस काल के मध्य में या फिर पूर्व मध्य काल में जो कवि थे वो अपने आप को 2 भागों में बांटते थे। मतलब एक ऐसे कवि हुआ करते थे जो साकार ब्रह्म के उपासक थे। साकार ब्रह्म के उपासक मतलब भगवान में अपनी निष्ठा, अपनी विश्वास मानते थे, और ब्रह्म के उपासक साकार ब्रह्म के उपासक थे, इसलिए मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। अब बच्चों, यहाँ पर एक तो साकार ब्रह्म के उपासक थे और दूसरे कैसे होंगे? निराकार ब्रह्मा के उपासक थे। मतलब अब बात करते हैं सगुण भक्ति शाखा की। तो सगुण भक्ति शाखा, इसका मतलब जो साकार ब्रह्म के उपासक थे वो भी ब्रह्मा को
क्या मानते थे, अलग अलग नामों से जानते थे, जैसे राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। तो हम ये कह सकते हैं कि सगुण भक्ति शाखा को आगे चलकर दो भागों में बांटा गया। एक का नाम पड़ा राम भक्ति शाखा और दूसरे का नाम पड़ा कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि थे उनका नाम था तुलसीदास, और तुलसीदास की कई रचनाएं हैं जिनमें से रामचरितमानस प्रमुख है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि थे वो सूरदास और मीराबाई जी हैं। अब चलते हैं निर्गुण भक्ति शाखा की तरफ। निर्गुण भक्ति शाखा जो कि निराकार ब्रह्मा के उपासक माने जाते थे, तो इनमें जो प्रमुख कवि थे ये भी क्या थे, आगे जाके दो भागों में बट गए थे। इसका मतलब कुछ कवि ज्ञान के रास्ते पर चले थे और कुछ कवि प्रेम के मार्ग पर चले थे। अब ज्ञान की तरफ जो हम लोग को आकर्षित करते हैं या ज्ञान की तरफ ले जाने का मार्ग दिखाते हैं, उनमें से जो प्रमुख कवि थे वो कबीरदास थे, और प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। तो स्टूडेंट आप लोगों को आदिकाल भक्तिकाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल का एक अन्य नाम है जिसको हम लोग उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं, और रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। अब रीतिकाल को रीतिबद्ध और रीति मुक्त दो भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध के जो प्रमुख कवि थे वो केशवदास और बिहारी लाल थे, और रीति मुक्त के जो प्रमुख कवि हुए जिनमें धनानंद और वृंद का नाम शामिल किया गया है। स्टूडेंट आप बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल अब तक का जो इतिहास चला आ रहा है वो आधुनिक है, इसलिए इसकी शुरुआत तो 1843 से स्टूडेंट हुई थी, लेकिन ये काल अभी तक चल रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ से अब जो है हम लोगों को हिंदी गद्य साहित्य की शुरुआत भी दिखाई देगी। तो बच्चों समझ लेते हैं, यहाँ पर समझाने के लिए बहुत कुछ है। आधुनिक गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल माना जाने वाला जो आधुनिक काल, इनमें कई कवि थे जो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, छायावादोत्तर युग और प्रगति आदि कविता में भी अपने आप के प्रसिद्ध हुए थे, अपने आप में प्रसिद्ध हुए थे। तो आप ये समझते हैं कि इनके बारे में अब हिंदी गद्य साहित्य में क्या कुछ कहा गया है। तो बच्चों अब बात करेंगे हिंदी गद्य साहित्य की शुरुआत। तो हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है वही इतिहास जो आपने पद्य साहित्य के अंतिम वाले चरण में समझा था भारतेंदु से स्टार्टिंग करके। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हिंदी गद्य साहित्य की शुरुआत हुई थी वो भारतेंदु युग से हुई थी, और ये जो नाम है भारतेंदु युग, जो नाम पड़ा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। अब इसकी जो समय सीमा है स्टूडेंट वो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। अब इसके जो प्रमुख जो लेखक हैं स्टूडेंट, अब बात करेंगे लेखकों की, क्योंकि अब हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में। तो यहाँ पर कई लेखक भी होंगे और यहाँ पर कई कवि भी होंगे। तो फिलहाल तो गद्य है, तो हम लोग थोड़े से लेखक के बारे में समझ लेते हैं। बात करते हैं भारतेंदु युग जो 1868 से 1900 ईस्वी तक चला था, जिसके प्रमुख लेखक में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम शामिल है, और इन्हीं के नाम से इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा था। बच्चों और भी हैं इसके कुछ नाम, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट और देवकी नंदन खत्री, ये प्रमुख लेखक इसी युग के माने जाते हैं। स्टूडेंट अब बात करेंगे द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही पड़ा है। तो स्टूडेंट महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के संपादनकर्ता भी माने जाते थे। अब उनके अलावा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इत्यादि नाम भी इसी युग के संबंधित हैं। अब स्टूडेंट शुक्ल युग जिसको हम लोग छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख लेखकों में से रामचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन का नाम शामिल है। शुक्लोत्तर युग जिसको छायावादोत्तर के नाम से भी जाना जाता है, जिनके प्रमुख लेखक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक हैं। अन्य नामों में रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, राम वृक्ष बेनीपुरी, भगवती शरण वर्मा। तो बच्चों ध्यान रखना, भगवती चरण वर्मा जो है ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण रचनाकार में जाने जाते हैं। इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट वाले जिसका जो नाम है वो स्वतंत्रोत्तर युग है। अब इसी को हम लोग प्रयोगवादी नई कविता की शुरुआत भी इसी में मानते हैं। तो प्रमुख कवियों में कह लें तो क्या नाम आएगा बस स्टूडेंट, अज्ञेय। अज्ञेय इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जो इनका है वो मूल नाम नहीं है, इनका एक उपनाम है। उपनाम का मतलब ऐसा नाम जो किसी मूल नाम के बाद
लगाया जाता हो। जैसे आपने देखा होगा सुमित्रा नंदन पंत के केस में, या फिर आपने देखा होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के केस में, आपने देखा होगा फणीश्वर नाथ रेणु के केस में, और आप लोगों ने देखा होगा रामधारी सिंह दिनकर के केस में। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी बिल्कुल अज्ञेय ऐसा ही नाम है। अब बात करते हैं अन्य नामों में धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्रा और डॉक्टर नरेंद्र इसी युग के प्रमुख लेखक कवि माने गए हैं। और हरिवंश राय बच्चन, जिनकी प्रमुख रचनाएं जैसे मधुशाला, मधुकलश इत्यादि बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध हुई हैं। तो स्टूडेंट समझ गए हरिवंश राय बच्चन कौन थे? ये बिल्कुल वही शख्स हैं जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। अब बात करते हैं कुछ अन्य प्रमुख रचनाकारों के नाम की और उनकी कुछ रचनाओं के बारे में। ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, इसकी जो प्रमुख रचनाकारों में से जो नाम दिए गए हैं तो थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। पहली रचना जो पृथ्वीराज रासो है, चंद्रप्रदाय इसके रचनाकार है। दूसरी परमाल रासो, जो लिखी है किसके द्वारा? जगनीक के द्वारा। खुमाण रासो एक अन्य रासो ग्रंथ है जिसको लिखा गया है दलपति विजय के द्वारा। तो स्टूडेंट यहाँ पर सारे कैसे ग्रंथ हैं? रासो ग्रंथ। अब बात करते हैं दूसरा जो काल हुआ था, दूसरा कौन सा काल था? भक्ति काल। भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक कवि कबीरदास जी भी थे, जिनकी रचना थी एक साखी और एक बीजक। तो साखी, सबद, रामायणी, ये इनकी तीनों रचनाएं थीं। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना, जिसमें से एक सबसे प्रसिद्ध रचना पद्मावत। पद्मावत जिसके द्वारा लिखी गई उनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट भी इनकी एक अन्य रचना है, आखिरी कलाम, जो इनकी एक रचना मानी गई है। अब बात करते हैं सूरदास की। सूरदास भक्तिकाल के ही प्रमुख कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी प्रसिद्ध हैं। तुलसीदास, जो कई रचनाओं से अपने आप में जाने जाते हैं, जिनमें से प्रमुख रचना इनकी रामचरितमानस है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल में जो प्रमुख कवि थे केशवदास। केशवदास की जो रचनाएं हैं कई बार पूछी गई, जैसे रामचंद्र का कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ये रचनाएं कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं। बच्चों अब बात करते हैं बिहारी लाल की। बिहारी लाल में बिहारी सस्सई पूछी गई है। महाकवि भूषण की जो प्रमुख रचना है वो शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक हैं। अब बात करते हैं आधुनिक काल की, या फिर ये कह लेते हैं हिंदी गद्य साहित्य की जो शुरुआत हुई थी भारतेंदु से। तो यहाँ से हम लोग भारतेंदु के बारे में सीखेंगे। तो स्टूडेंट पहली जो काल है, आधुनिक काल का जो पहला युग है उसका नाम है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के प्रमुख जो लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम फुलवारी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख जो साहित्यकार माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनकी रचना है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। सरदार पूर्ण सिंह, इनकी महत्वपूर्ण रचना है आचरण की सभ्यता। तीसरे जो रचनाकार हैं डॉक्टर शंपूर्णानंद, इनकी दो प्रमुख रचनाएं जो लिखी हैं इसमें जीवन और दर्शन और शिक्षा का उद्देश्य, महत्वपूर्ण रचना है, कई बार बोर्ड में पूछी भी गई है। अब जो बात कर रहे हैं बच्चों स्टूडेंट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। हरिऔध इनका मूल नाम नहीं है, उपनाम है। इनका मूल नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध इनका उपनाम है। स्टूडेंट ये जो प्री प्रवास रचना है ये बोर्ड में कई बार पूछी गई है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि प्री प्रवास एक रचना है जो लिखी गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। अब बात करते हैं साकेत। साकेत महत्वपूर्ण रचना है मैथिली शरण गुप्त की। स्टूडेंट यहाँ पे जितनी रचनाएं आप लोगों को दिखाई गई हैं ये बोर्ड में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए इन रचनाओं को अच्छे से आप लोगों को याद करना है और याद करने के बाद इनको अच्छे से कंठस्थ करके रखना है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो सकें। अब बात करते हैं छायावादी युग की। छायावादी युग का अन्य नाम जिसको हम लोग शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं, जिसके प्रमुख रचनाकारों में जयशंकर प्रसाद शामिल हैं। तो जयशंकर प्रसाद के कई नाटक लिखे गए, इसका मतलब जयशंकर प्रसाद को हम एक नाटककार के रूप में भी मानते हैं। तो समझ लेते हैं कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कामायनी, लहर, आंसू, झरना, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, आकाशदीप। तो स्टूडेंट यहाँ पर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु ये तीनों ही इनकी ऐतिहासिक रचना है, मतलब इतिहास के किरदारों को लेकर बनाई जाने वाली रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में ये भी शामिल हैं। अब बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला जो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं वो अनामिका और कुकुरमुत्ता आदि फेमस हुई हैं, मतलब प्रसिद्ध जो इनकी रचना है। वैसे ये अपने आप में एक प्रसिद्ध हैं। तो इनकी प्रमुख रचना जो बोर्ड में पूछी गई अनामिका और कुकुरमुत्ता से पूछे गए हैं। वीणा, पल्लव, सुमित्रा नंदन की प्रमुख रचनाएं हैं जो बोर्ड में कई बार आती हैं। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा की, जो इन्हीं युग की ही एक कवियत्री हैं
जिनकी प्रमुख रचनाओं में नीरजा, निहार, दीपशिखा, यामा, गिल्लू, मेरा परिवार इत्यादि प्रमुख रचनाएं इनकी शामिल की गई हैं। अब बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनको एक तरह से हम लोग एक्सेप्शन में मान सकते हैं। ये जो है इस काल के भी लेखक रहे हैं और इसके बाद वाले काल में भी या फिर बाद वाले युग में भी इनका नाम आया हुआ है। अब बात करते हैं इन्होंने की जो प्रमुख रचनाएं जैसे उर्वशी और रश्मिरथी। तो रश्मिरथी और उर्वशी दोनों ही रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट, लास्ट में आते हैं किस जगह, थोड़ा सा समझ लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं, इसी युग के ही ये लेखक हैं और सबसे महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनको थोड़ा सा लास्ट में दिखाया गया है, लेकिन निश्चिंत रहिए ये भी एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, या फिर ये कह लें कि ये एक निबंधकार के रूप में अपने आप को हिंदी साहित्य में चर्चित किए हुए हैं। तो चिंतामणि, त्रिवेणी, रश्मिवंश, ये तीनों ही महत्वपूर्ण रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, कई बार बोर्ड में पूछी भी गई हैं। अब बात करते हैं शुक्लोत्तर युग की, जिसका अन्य नाम छायावादोत्तर युग है और इसी को हम लोग प्रगतिवादी युग के नाम से भी जानते हैं। तो प्रगतिवादी युग की जो शुरुआत, या फिर ये कह लेते हैं कि शुक्लोत्तर युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनकी प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा शामिल है। अब बात करते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में, जिनमें गेहूं बना गुलाब कई बार बोर्ड में पूछी गई है, चिता के फूल कई बार पूछी गई है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। 5वें नंबर पे महिला आंचल, जो लिखी गई है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। तो ध्यान रहे बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है महिला आंचल और ये बोर्ड में कई बार पूछी गई है। अब बात करते हैं तार सप्तक की शुरुआत से रिलेटेड संबंधित प्रश्नों की। तो स्वतंत्रोत्तर युग, जिसको हम प्रयोगवादी और नई कविता के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी शुरुआत करने वाले सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय तो इसके मेन रचनाकार माने जाते हैं। तो इन्होंने ही तार सप्तक की शुरुआत की और इनकी प्रमुख रचनाओं में बावरा अहेरी शामिल है। बात करते हैं धर्मवीर भारती की रचनाओं की। तो अंधा युग और गुनाहों के देवता, ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? धर्मवीर भारती की। तो बच्चों अब बात कर रहे हैं सबसे जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति की, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य के कवि के रूप में जाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जिनके बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। हरिवंश राय बच्चन के बारे में इन्होंने जो प्रमुख रचनाएं लिखी वो मधुशाला, मधु कलश, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर। तो स्टूडेंट ये इनके प्रमुख रचनाओं में से मुख्य रचनाएं थी। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन वर्क है। आदिकाल की शुरुआत आप लोग जानते ही हैं 743 से 1343 ईस्वी तक मानी जाती है। भक्तिकाल 1343 से 1643 माना गया है। रीतिकाल की शुरुआत 1643 से 1843 और आधुनिक काल 1843 से अब तक। स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाली थोड़ी सी बात ये है कि 1843 से आधुनिक काल की शुरुआत हुई और भारतेंदु युग की शुरुआत 1868 से क्यों मानी जाती है? तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आधुनिक काल और भारतेंदु युग के बीच एक युग था जिसका नाम था पूर्व भारतेंदु युग। तो स्टूडेंट ध्यान रखना किसकी बात हो रही है? पूर्व भारतेंदु युग। इस युग के जो मेन लेखक थे या फिर मेन जो रचनाकार थे, साहित्यकार थे, जिनमें लल्लू लाल, आप लोगों को ध्यान होगा प्रेम सागर जो रचना थी लिखी गई थी लल्लू लाल के द्वारा। उसी तरह सदा सुखलाल एक रचनाकार थे जिन्होंने सुख सागर रचना लिखी। इसी तरह एक अन्य रचनाकारों में इंशाअल्लाह खान का नाम शामिल है, जिनकी प्रमुख रचना रानी केतकी की कहानी प्रसिद्ध हुई थी। तो स्टूडेंट ये सारे ही पूर्व भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकारों में जाने जाते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया 1843 से 1868 का जो काल था उसे हम लोग जानते हैं पूर्व भारतेंदु युग के नाम से। तो अब बात करेंगे भारतेंदु युग की शुरुआत 1868 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग की शुरुआत 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक, शुक्ल युग की शुरुआत 1922 से 1938 और शुक्लोत्तर युग की शुरुआत 1938 से 1947। अब 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, इसलिए आखिरी अंतिम नाम जिसको हम लोग स्वतंत्रोत्तर युग के नाम से जानते हैं, यहीं से एक नई रचना शामिल हुई जिसको हम लोग प्रयोगवादी नई कविता के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1947 से आज तक मानी जाती है। स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर कर रहे हैं तो कुछ कमेंट भी आपके पास होंगे, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टूडेंट अगर इस वीडियो में कुछ कमी है,
तो उसको भी लिख के आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने पूरी वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।